एपिसोड की शुरुआत 1968 में होती है और टीवी पर हमें कुछ साइंटिस्ट देखने मिलते हैं जो कि एक वायरस के बारे में बात करते हैं और उनमें से एक साइंटिस्ट का मानना होता है कि इस वायरस से पूरी दुनिया बीमार हो सकती है। जबकि दूसरे साइंटिस्ट से इस बारे में पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि यह वायरस एक तरह का फंगस है जो कि इंसानों के दिमाग पर असर कर सकता है और इन चीजों से इंसानी दिमाग में बदलाव आते हैं जिसके चलते उन लोगों की बॉडीज डिकम्पोज नहीं होती और इंसान ज्यादा जी सकते हैं। लेकिन दुनिया के बदलते हुए मौसम के चलते ये वायरस भी किसी तरह से जी रहा है और ये चीज काफी जल्दी फैलती जा सकती है। लेकिन इन चीजों से अंत में कहीं ना कहीं लोगों का मरना कभी ना कभी तय होता है। फिर कहानी 2003 की देखने मिली जिसमें हमें सारा नाम की एक लड़की नजर आई जो कि अपने घर पर खाना बना रही थी और वो अपने पिता जोएल और उसके अंकल टॉमी के साथ रहती थी। जिसमें जोएल सारा की पढ़ाई के बारे में पूछने लगे और तब सारा कहती है कि डैड वो ठीक से चल रही है। फिर वहां पर टॉमी और जोएल दोनों भाई अपने काम के बारे में बात कर रहे थे जिसमें वो दोनों कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। तब सारा कहती है कि डैड मैं तैयार होकर आती हूँ और वो ऊपर चली आई। जिसमें सारा जोएल के नीचे जाने पर उनके कमरे से उनकी घड़ी और कुछ पैसे चुरा लेती है। फिर वहां से सभी लोग नीचे आए और उनके पड़ोसी से मिले। तब वो पास वाले कपल कहते कि हमारी बेटी कारा सारा तुम्हें काफी मिस करती है। और तब जोएल वहां से सारा को लेकर स्कूल जाने के लिए निकला और तीनों आगे बढ़े। जिसमें उनकी गाड़ी से हमें यह भी पता चला कि जोएल और टॉमी पहले मिलिट्री में थे। फिर सारा स्कूल अटेंड करने गई और स्कूल के बाद एक बस पकड़कर वो एक घड़ी की शॉप में आई। फिर उसने अपने पिता की घड़ी को ठीक करवाया जिसमें बाहर उसे काफी सारे मिलिट्री वाले आगे बढ़ते हुए नजर आए और उस शॉप को भी बंद किया जा रहा था। तब सारा अपनी घड़ी को लेकर निकली। फिर सारा अपने पिता के घर पर न होने पर पास की पड़ोसी कारा के घर पर चली आई जिसमें सारा पुलिस के बारे में उन्हें बताने लगी। तब कारा कहती है कि हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं तो ऐसी चीजें यहाँ पर होती रहती है। कुछ देर बाद सारा पढ़ाई कर रही थी। वहां पर उसने कारा के मूवीज के कलेक्शन को देखा। तब पीछे कारा की माँ के अंदर कुछ बदलाव आने लगे थे लेकिन सारा को ये चीज पता नहीं चली और सारा वहां पर कारा की परमिशन से एक मूवी लेकर अपने घर पर चली आई जिसमें बाहर अभी भी उसे काफी सारे मिलिट्री के प्लेन्स उड़ते हुए नजर आ रहे थे। फिर रात को जोएल घर पर आया। तब सारा कहती है कि डैड आज आपका बर्थडे है और उसके लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ। और सारा ने जोएल को उसकी घड़ी उसी के पैसों से ठीक करवा कर दी थी और वो कारा के घर से मूवीज भी लाई थी। तब जोएल ये देखकर काफी खुश हुआ और दोनों बाप बेटी वहां पर मूवी देखने लगे और मूवी देखते देखते रात होने पर सारा वहीं पर सो गई। और तब जोएल को फोन आया और उसका भाई टॉमी उसे कहता है कि भाई मैं एक बार में था, वहां पर एक आदमी एक वेट्रेस को छेड़ रहा था, तब उसे बचाने के लिए मैंने उसे पीटा और अब मुझे जेल हो चुकी है और तुम प्लीज आकर मुझे बचा लो। और तब जोएल सारा को घर पर उसके कमरे में सुलाकर निकल गया। कुछ देर बाद सारा को बाहर से काफी ज्यादा गाड़ियों की आवाज आ रही थी। तब उसने देखा कि जोएल घर पर नहीं था और टीवी पर भी इमरजेंसी दिखाई जा रही थी। वहीं पर सारा के घर के बाहर कारा का कुत्ता दिखा जो कि काफी ज्यादा डर रहा था। तब सारा ने बाहर आकर कारा के घर पर देखा और तब उसे पता चला कि कारा के पिता काफी ज्यादा घायल थे और कारा की माँ उन्हें खा रही थी और उनके मुंह से किसी अजीब तरह का वायरस फंगस नजर आया। तब सारा वहां से भागी। तब उसके सामने उसके पिता जोएल और उसके अंकल टॉमी आ गए और जोएल ने उस आंटी को वहीं पर मार दिया और जोएल टॉमी सारा को लेकर वहां से निकले जिसमें रास्ते में काफी सारे इन्फेक्टेड लोग भी नजर आए और वो तीनों वहां से आगे बढ़ रहे थे। और तब जोएल कहता है कि शहर में किसी तरह का वायरस फैल गया है और हमें यहाँ से निकलना होगा जिसमें हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको चले जाएंगे। तब वहां पर उन्हें पूरे का पूरा शहर तबाह होते हुए नजर आया और वो तीनों शहर से होकर जा रहे थे। तब वहां पर काफी सारे लोग थे और वो लोग उनके पीछे आने लगे और वहीं पर पीछे एक काफी बड़ा प्लेन गिरा जिसके चलते उनकी गाड़ी भी पलटी हो गई। कुछ देर बाद जोएल उठा। तब उसने देखा कि सारा के पैर में चोट लगी थी और वहां पर टॉमी गाड़ी की दूसरी तरफ था। और तब जोएल ने टॉमी को नदी के पास मिलने कहा और वहां से जोएल अपनी बेटी सारा को उठाकर भागा। और तब उसे कुछ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज नजर आए और उनमें से एक ने जोएल को देखा और वो जोएल का पीछा करने लगा। तब जोएल वहां से सारा को लेकर जा रहा था और वो ज़ॉम्बी जोएल को पकड़ने ही वाला था। तब एक ऑफिसर ने उसे वहीं पर मार दिया। तब जोएल उस ऑफिसर को कहता है कि हम लोग इन्फेक्टेड नहीं है और हमें अपने पास ले लो। तब उस ऑफिसर ने अपनी टीम से बात की और उसके बाद वो जोएल और सारा पर गोलियां चलाने लगा। तब जोएल सारा को लेकर दूसरी तरफ भागा और वहां पर वो ऑफिसर जोएल को पकड़कर उसे मारने गया। तब टॉमी ने उसे वहीं पर मार दिया और तब जोएल ने देखा कि उसकी बेटी सारा गोली लगने से मर चुकी थी। तब वो इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुआ
और फिर हमें कहानी 20 सालों के बाद की देखने मिली, जिसमें एक लड़की आगे बढ़ी और वो क्वारंटाइन शहर में आकर ऑफिसर्स के सामने गिरी। तब उसे अंदर लिया गया, जिसमें ऑफिसर्स ने आकर उस लड़की को चेक किया। तब उन्हें पता चला कि उस लड़की को एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी, ये उन्हें मशीन से पता चली। तब वहां पर लेडी ऑफिसर उस लड़की को कहती है कि मैं तुम्हें काफी अच्छा खाना दूंगी और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए अच्छी जगह भी दी जाएगी और उसके लिए तुम्हें पहले एक इंजेक्शन को लेना होगा। तब उसे इंजेक्शन दिया गया। दूसरी तरफ शहर में गाड़ियों के लाशों को जलाने का काम वहां के कुछ मिलिट्री वाले लोगों की निगरानी में किया जाता था और हमें वहां पर एक औरत जोएल के साथ नजर आई और अभी अभी इन्फेक्टेड हुई लड़की को उस इंजेक्शन देकर मार दिया गया था। तब उसे देखकर वो औरत काफी डर गई, लेकिन जोएल ने वहां पर उस छोटी सी बच्ची को उठाकर आग में फेंक दिया। तब वहां पर उनका काम खत्म हो चुका था, जिसमें जोएल को उसकी शिफ्ट के पैसे मिले और वो कहता है कि अगर कोई और काम मिला तो भी मैं पैसों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। और तब उस आदमी ने जोएल को शाम को मिलने के लिए कहा। फिर जोएल शहर में देखने लगा कि उनके क्वारंटाइन जोन से बाहर जो भी लोग पकड़े जाते थे या फिर नियम तोड़ते थे उन्हें फांसी की सजा दी जाती थी। और जोएल वहां से अपने पेड्रो नाम के एक ऑफिसर को इशारा करता है और वो दोनों पास में एक जगह पर छुपकर मिलते। तब पेड्रो ने जोएल को पैसे दिए और जोएल ने उसे बदले में ड्रग्स की कुछ गोलियां थी और जोएल को कार की बैटरीज चाहिए थी, इसके लिए वो पैसे जमा कर रहा था और उसने इस बारे में पेड्रो को पूछा। तब पेड्रो कहता है कि मुझे बैटरीज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन रात को तुम ज्यादा मत घुमा करो क्योंकि अब सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती जा रही है। दूसरी तरफ रॉबर्ट नाम का एक आदमी ने टेस नाम की औरत को पकड़ लिया था जो कि जोएल के साथ रहती थी और टेस ने हाल ही में रॉबर्ट के पास से उसकी बैटरीज को चुराने का ट्राई किया था और तब टेस उसे सजा देने वाला था। तब टेस कहती है कि तुम्हारे जैसे आदमी से मुझे कुछ और उम्मीद भी नहीं है और तुम मुझे तड़पा नहीं सकते। और तब रॉबर्ट काफी भड़क गया और वहीं पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ जिसमें रॉबर्ट के सारे साथी मारे गए थे और टेस वहां से बाहर आई और तब वहां पर ऑफिसर्स एक स्नाइपर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे जो कि वहां पर बागी बन चुका था और टेस को भी ऑफिसर्स ने वहीं पर पकड़ लिया। तब टेस ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ हमें पास की एक बिल्डिंग में एली नाम की एक लड़की नजर आई जो कि वहां पर कैद थी और फिर एक ऑफिसर आकर मिली और उसने एली को कुछ नंबर्स बोलने के लिए कहा। तब एली ने उन नंबर्स को आसानी से बोल दिया और वो कहती है कि मेरा नाम वेरोनिका है और तब ऑफिसर वहां से चली गई, लेकिन एली वहां पर कैद होने से काफी भड़की हुई थी। और तब तक जोएल आगे बढ़ा और वो एक ऑफिसर से मिला जो कि वहां पर खोए हुए लोगों की पहचान करके उनकी लोकेशन रेडियो पर ढूंढकर उन्हें बताता था और जोएल ने उसे पेमेंट के बदले में सिगरेट दी। तब वो ऑफिसर कहता है कि अभी तक मुझे तुम्हारे भाई टॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और अगर टॉमी जिंदा होगा तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तब जोएल उसके भाई के बारे में ऐसी बातें सुनकर भड़क गया और वो कहता है कि मुझे बस मेरे भाई के बारे में जानना है और वो पास के एक दूसरे शहर में चला गया था, मुझे बस इतना ही पता है और अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो मैं खुद वहां पर जाऊंगा। और फिर जोएल वहां से निकला जिसमें जोएल अपने घर पर पहुंचा और फिर जोएल ने वहां पर अपने छुपाए हुए खुद के हथियारों को निकाला और वो मैप से दूसरे शहर में जाने के बारे में सोच रहा था। फिर जोएल वहां पर काफी ज्यादा दारू पीने लगा और उसने कुछ ड्रग्स की गोलियां भी ली और जोएल वहीं पर सो गया। रात होने पर टेस घर पर आई जिसमें वो भी जोएल के साथ रहती थी और फिर वो जोएल के साथ वहां पर सो गई। अगले दिन सुबह होने पर जोएल उठा और वो बाहर आया। तब उसने देखा कि टेस वहां पर घायल थी। तब जोएल इस चीज से काफी भड़क गया और तब टेस कहती है कि वो लोग वैसे भी मर चुके हैं और तब जोएल वहां पर टेस का इलाज करने लगा और वहां पर टेस कहती है कि मुझे रॉबर्ट के पास से भी बैटरी नहीं मिली और तब जोएल वहां पर काफी भड़क गया और तब टेस कहती है कि हमें शायद कहीं ना कहीं से बैटरीज मिल जाएगी और तब जोएल कहता है कि वही अच्छा होगा। दूसरी तरफ एली वाली बिल्डिंग में हमें मैरलिन नाम की एक ऑफिसर नजर आई और वो अपनी टीम से बात कर रही थी और वो कहती है कि हम लोग काफी बड़ा खतरा उठा रहे हैं। और तब वहां पर उसके साथियों ने मैरलिन से एली के बारे में पूछा और वो कहते हैं कि वो लड़की यहाँ पर क्यों है। तब मैरलिन कहती है कि वो लड़की हमारी जंग का हिस्सा है और हम लोग मिलिट्री से छुपकर ये काफी बड़ी जंग लड़ रहे हैं और उसमें वो हमें काफी काम आएगी, जिसमें रात को मैं एली को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी। और तब वो ऑफिसर वहां पर एली के बारे में पूछती है क्योंकि एली को वो क्यों लेकर जा रही है ये अभी भी उसे नहीं समझ रहा। और तब मैरलिन ने उसे एक पेपर दिया और उसे देखकर वहां पर वो ऑफिसर चौंक गई, जिसमें एली एक काफी खास लड़की थी इस बारे में उसे पता चला। फिर मैरलिन वहां से एली के पास आकर बैठ गई और उसने एली को उसका बैग दिया
और तब एली ने अपने चाकू को निकाला, लेकिन मैरलिन कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था तब वो लोग तुम्हें मारने वाले थे, लेकिन मैंने ही उन्हें रोका था। और फिर उसने एली को आजाद कर दिया। फिर मैरलिन कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब चीजें पता है, जिसमें तुम्हें मिलिट्री स्कूल में ट्रेन किया गया है और बचपन से तुम वहीं पर रहती थी और तुम्हारा असली नाम वेरोनिका नहीं बल्कि एली है। और तब ये सुनकर एली चौंक गई और वो पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम हो। तब मैरलिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम लोग गवर्नमेंट से छुपकर अलग होकर काम कर रहे हैं। और तब एली कहती है कि मुझे मेरे घर पर जाना है। और तब मैरलिन कहती है कि बेटा तुम काफी खास हो और तुम्हें भी पता है कि ऐसा क्यों है, और ये चीज हमें एपिसोड में आगे पता चलेगी। और वहां पर मैरलिन कहती है कि तुम ये चीज किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर ये चीज किसी को भी पता चली तो वो तुम्हें मारने की काफी ज्यादा कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ टेस एक आदमी से बात कर रही थी और फिर वो आकर जॉयल को कहती है कि हमें पास की एक बिल्डिंग में बैटरी मिल जाएगी और हमें कुछ ही देर में वहां पर पहुंचना होगा। तब जॉयल कहता है कि अच्छी बात है। और कुछ ही घंटों के बाद वो दोनों एक खाली ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़े और वो लोग एक बिल्डिंग में घुसे। और तब वहां पर उसे एक मरे हुए ज़ॉम्बी का शरीर दिखा। और फिर वो लोग बिल्डिंग में ऊपर की तरफ आए और वो दोनों उसी बिल्डिंग में पहुंचे जिसमें मैरलिन और एली थे। वहां पर उन्हें एली के कमरे के पास काफी सारे लोगों की लाशें दिखाई दी, जिसमें वहां पर उन्हें बैटरी देने वाला आदमी भी मर चुका था और वहां पर गोलीबारी हुई थी। तब टेस वहां पर दुखी हुई क्योंकि उन्हें मिलने वाली बैटरी भी असल में खराब थी और वो काफी ज्यादा भटकी हुई थी। तब उन्हें पास से आवाज आई और जॉयल वहां पर आगे बढ़ा। तब वहां पर उसे मैरलिन घायल मिली और एली ने जॉयल पर हमला कर दिया। तब जॉयल ने उसे वहीं पर पछाड़ दिया। और जॉयल और मैरलिन दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, जिसमें मैरलिन को भी वहां से भागने के लिए बैटरी चाहिए थी और उसी वजह से वहां पर गोलीबारी हुई है, ऐसा मैरलिन ने बताया। और मैरलिन उस गोलीबारी में घायल थी और वो कहती है कि अब मैं शहर से बाहर नहीं जा सकती। और जॉयल तुम्हारा भाई टॉमी कहाँ पर है? तब जॉयल ने उसे कुछ नहीं बताया और वो कहता है कि तुम्हारे चलते ही मेरा भाई मुझसे अलग हो चुका था। और तब मैरलिन कहती है कि जॉयल मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम इस लड़की को यहाँ से पास के एक दूसरे शहर में लेकर जाओ और वहां पर पहुंचते ही तुम्हें काफी सारे हथियार और एक अच्छी कार भी दी जाएगी। और तब जॉयल कहता है कि मुझे यही चाहिए। और तब मैरलिन ने एली को जॉयल के साथ जाने के लिए कहा और एली वहां से जॉयल के साथ निकल गई। फिर वो तीनों वहां से जॉयल के घर पर आए और तब एली को एक कमरे में उन लोगों ने बंद कर दिया। फिर वो दोनों एली के बारे में बात कर रहे थे। तब टेस को ये चीज काफी अजीब लगी और एली जॉयल के कमरे में उसके सामान को देख रही थी। तब उसे एक बुक में 60, 70 और 80s के गाने के कोड वर्ड्स मिले और फिर जॉयल अंदर आया। तब एली कहती है कि तुम एक ड्रग स्मगलर हो, ये मुझे तुम्हारे कोड से पता चला। और 60s के सॉन्ग के बजने का मतलब है कि ड्रग्स नहीं है और 70s का गाना बजा तो ड्रग्स है, लेकिन 80s के गाने का क्या मतलब है ये मुझे अभी तक नहीं समझा। और तब जॉयल कुछ नहीं बताता और वो आराम करने लगता है। और तब एली जॉयल को कहती है कि तुम्हारी घड़ी टूटी हुई है। और तब जॉयल अपनी घड़ी को देखकर उठ जाता है और एली जॉयल से बाहर जाने के बारे में पूछती है कि क्या तुमने बाहर की दुनिया देखी है या फिर तुम कभी पहले बाहर भागे थे। तब जॉयल ये ना बताते हुए पूछता है कि क्या तुम कोई बड़ी बाप की औलाद हो कि तुम्हें इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। तब एली कहती है कि हाँ, और कुछ ही देर पहले यहाँ पर वेक मी अप बिफोर यू गो का गाना बज रहा था। तब जॉयल ये सुनकर चौंक गया और वहां पर एली उसका मुंह देखकर समझ गई कि 80s के गाने का कोड यही है कि तुम्हें माल देने वाला खतरे में है। तब वहां पर टेस आई और वो कहती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। और तब वहां पर तीनों तैयार हुए और रात होने पर मिलिट्री वाले शहर पर नजर रख रहे थे। और तब जॉयल, एली और टेस वहां से टनल के रास्ते से शहर से बाहर की तरफ जाने लगे और एली उनकी काबिलियत से काफी इंप्रेस हुई और वो तीनों वहां से वॉल को क्रॉस करके बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। और तब वहां पर तीनों को पेड्रो ने पकड़ लिया। तब जॉयल कहता है कि मेरे भाई कुछ ड्रग्स ले लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। और तब वहां पर पेड्रो कहता है कि मैं कुछ ही ड्रग्स के बदले में अपनी नौकरी को खो नहीं सकता। और उसने वहां पर तीनों को टेस्ट किया कि क्या वो लोग इन्फेक्टेड है कि नहीं। और तब वहां पर जॉयल और टेस दोनों इन्फेक्टेड नहीं थे और वो एली के पास आया। तब एली ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और तब पेड्रो उसे मारने वाला था, लेकिन जॉयल उसके सामने आ गया और पेड्रो कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। तब जॉयल को वहां पर उसकी बेटी सारा याद आ गई, जिसमें ऑफिसर उसकी बेटी को भी ऐसे ही मारने वाला था। और तब जॉयल ने वहां पर पेड्रो को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। और तब वहां पर टेस ने देखा कि एली इन्फेक्टेड थी और तब एली ने अपने घाव को दिखाया और वो कहती है कि मैं 3 हफ्तों पहले घायल हुई थी, लेकिन अभी भी मैं नॉर्मल हूँ। जिसमें वहां पर पीछे से और भी ऑफिसर्स आ रहे थे। तब जॉयल कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और वो तीनों आगे बढ़कर जालियां क्रॉस करके क्वारंटाइन सिटी से बाहर निकल गए थे। और अब उन तीनों को खाली शहर के रास्तों से आगे बढ़ना था, जिसमें ज़ॉम्बीज भी भरे हुए थे। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको यह वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा।
एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पास्ट का जकार्ता शहर नजर आया। वहां पर माइकोलॉजिस्ट इबू रत्ना लंच कर रहे थे और तब वहां पर दो ऑफिसर आकर उनसे मिले और वो कहते कि काफी इमरजेंसी सिचुएशन आई है और इसलिए आपको हमारे साथ एक लैब में चलना होगा। फिर वो तीनों वहां से एक लैब में आए जिसमें इबू को ऑफियोकॉर्डिसेप्स नाम के एक फंगल को दिखाया गया जिसके बारे में इबू को काफी अच्छा नॉलेज था और ऑफिसर्स कहते कि ये फंगस अब इंसानों में फैल रहा है। तब इबू कहती है कि ये फंगस इंसानों के शरीर में जिंदा ही नहीं रह सकता और तब इबू को प्रोटेक्शन देकर एक बॉडी के पास भेजा गया और तब इबू ने देखा कि उस इंसान को किसी ने काटा था और उसे इन्फेक्शन हुआ था और तब इबू ने उसके मुंह को चेक किया और उसके अंदर से फंगस इन्फेक्शन तैयार होकर खुद को बढ़ा रहा था और वो शरीर के अंदर काफी ज्यादा फैल रहा था जो कि इंसानी शरीर में खुद के अंदर बदलाव करके जीना सीख चुका था। तब ये देखकर इबू काफी डर गई और वो बाहर आ गई। फिर उन्होंने ऑफिसर से बात की और तब इबू काफी डरी हुई थी और ऑफिसर्स कहता है कि हमारे एक कर्मचारी में बदलाव आ गए थे और वो दूसरे को काटने लगा था और इसी चीज के चलते 3 दूसरे लोग घायल हुए और अब इन सभी कर्मचारी का इलाज चल रहा है। साथ ही हमें इस इन्फेक्शन का कोई मेडिसिन या फिर वैक्सीन ढूंढना होगा। तब इबू कहती है कि इस चीज का कोई भी इन्फेक्शन या फिर मेडिसिन नहीं है और तब ऑफिसर पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और तब इबू कहती है कि तुम्हें पूरे के पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए वरना ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और तुम लोग प्लीज मुझे मेरे परिवार के पास छोड़ दो क्योंकि मैं ऐसे वक्त में अपने परिवार के साथ जीना चाहती हूँ। फिर कहानी प्रेजेंट में आई जिसमें एली सोकर उठी। तब उसने देखा कि उसके सामने जॉयल और टेस बैठे थे और वो कहते कि तुम्हें हमें अब सच बताना होगा। तब उन्होंने एली के घाव को देखा जो कि अब बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। तब वो दोनों पूछते कि मैडलिन ने तुम्हारे इन्फेक्टेड होने के बाद भी हमारे साथ तुम्हें क्यों भेजा और तुम्हें मार क्यों नहीं दिया। और तब वहां पर एली कहती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ और ना ही मैं मॉन्स्टर बनने वाली हूँ कि फिलहाल मुझे पी करने जाना है। तब वो वहां से पास में चली गई और तब जॉयल कहता है कि एली कभी भी मॉन्स्टर बन सकती है और तब टेस कहती है कि हमारे पास बैटरी पाने का ये काफी बेहतरीन मौका है और उस बैटरी से मिली हुई कार को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और तब वहां पर एली आई। तब टेस पूछती है कि तुम मैडलिन के लिए इतनी खास क्यों हो और तब एली कहती है कि मुझे मैडलिन ने ये किसी को भी बताने से मना किया है लेकिन फिर भी मुझे ये तुम्हें बताना पड़ रहा है। और मैडलिन असल में फायरफ्लाई कैंप से है और उस कैंप के काफी सारे डॉक्टर्स मिलकर इस फंगस इन्फेक्शन का वैक्सीन या फिर इलाज ढूंढ रहे हैं और मेरे ऊपर ये फंगल इन्फेक्शन असर नहीं कर रहा था और इसी वजह से वो लोग मुझसे ये इलाज ढूंढ सकते हैं। तब जॉयल कहता है कि मैंने ऐसी बातें पहले भी सुनी है लेकिन आज तक किसी ने भी ऐसे इलाज को नहीं ढूंढा है। और तब टेल कहती है कि हमें सिर्फ इस लड़की को फायरफ्लाई के पास पहुंचाना है और उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हमें यही करना चाहिए। तब जॉयल मान गया और वो तीनों वहां से निकले और आगे बढ़े जिसमें दिन में ये शहर काफी अजीब लगता था और तब वहां पर उन्हें काफी बड़ा गड्ढा नजर आया। और तब टेस कहती है कि कुछ सालों पहले शहरों में बॉम्ब फेंककर पूरे के पूरे शहरों को तबाह कर इस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश की जा रही थी और इसी वजह से ऐसे गड्ढे हमें काफी सारे शहरों में नजर आए। फिर वो तीनों वहां से एक रास्ते पर आगे बढ़े जिसमें फायरफ्लाई ग्रुप का एक अड्डा पास ही में था और उनके सामने अब 2 रास्ते थे जिनमें से एक शॉर्टकट था और दूसरा लॉन्ग कट था लेकिन शॉर्टकट में काफी ज्यादा खतरा था। इसी वजह से वो लोग लॉन्ग कट के रास्ते से आगे बढ़े और तीनों एक रास्ते से ब्रिज से होकर आगे बढ़े। और तब टेस एली के घाव के बारे में पूछती है और एली कहती है कि मुझे एक मॉल देखना था कि वो अंदर से कैसा दिखता है और तब मैं उस मॉल में घुस गई थी और वहां पर हम पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया और तब मुझे ये घाव लग गया। और तब टेस कहती है कि एली तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। और तब एली कहती है कि मैं एक अनाथ भी हूँ और मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। और वहीं पर उन लोगों को पास से मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगी और तब वो लोग छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे। वहां पर एक खाली बंद होटल के पास वो लोग पहुंचे। तब वहां पर उन्हें पानी दिखा जिससे एक दूसरा रास्ता आगे जा रहा था और तब वहां पर वो लोग आगे बढ़े और उन्हें एक बंद रास्ता मिला। तब जॉयल कहता है कि अब मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा देता हूँ और तुम दूसरी तरफ जाओ और वहां से कोई रास्ता ढूंढकर वापस आ जाओ। और तब टेस मान गई और जॉयल ने टेस को ऊपर चढ़ा दिया और वो आगे बढ़ गई जिसमें जॉयल और एली अकेले थे। और तब एली जॉयल से टेस के बारे में काफी सारे सवाल पूछने लगी। तब जॉयल ने जवाब देने से मना कर दिया और तब एली कहती है कि मुझे इन इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स के बारे में जानना है। और तब जॉयल कहता है कि ये मॉन्स्टर्स ज्यादातर 1-2 महीने में मर जाते हैं लेकिन कई सारे 20 सालों से अभी भी जिंदा है
और मैंने ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा है। और तब वहां पर टेस रास्ता ढूंढ कर आई और वो कहती है कि मैं तुम दोनों को एक जबरदस्त चीज दिखाने वाली हूँ। और फिर वो तीनों ऊपर आए, तब उन्होंने देखा कि उनके आगे के रास्ते में काफी सारे इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स अभी भी जिंदा थे। तब एली उनके बारे में पूछने लगी और टेस कहती है कि सभी ज़ॉम्बीज फंगल के जमीन से कनेक्टेड होने से उनके साथ कनेक्टेड है और अगर किसी को भी कुछ भी हुआ तो ये चीज इन सभी ज़ॉम्बीज को पता चल जाएगी। और तब एली समझ गई कि उन्हें अब दूसरे शॉर्टकट से जाना पड़ेगा। और तब जॉयल कहता है कि हाँ, और वो तीनों एक म्यूजियम के रास्ते से आगे बढ़े। फिर उसके लिए जॉयल ने वहां पर टॉर्च निकाली। फिर वो तीनों अंदर घुसे और तब वहां पर एली को एक घायल आदमी दिखा जो कि अभी तक मॉन्स्टर नहीं बना था, लेकिन मॉन्स्टर ने उसकी हालत की थी। इसी वजह से जॉयल और टेस समझ गए कि वहां पर मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। इसलिए जॉयल ने उन लोगों को कुछ भी बिना बोले आगे बढ़ने कहा। फिर वो तीनों ऊपर आ रहे थे जिसमें म्यूजियम पुराना होने से टूट रहा था। और फिर वो तीनों ऊपर एक कमरे में पहुंचे। तब वहां पर उन्हें मॉन्स्टर की आवाज आने लगी जिसमें उनकी तरफ मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे थे। और तब तीनों वहां पर छुप गए और जॉयल कहता है कि ये देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं और इसी वजह से हम सभी को शांत रहना होगा। लेकिन एक मॉन्स्टर उनके सामने आ गया और तब जॉयल उससे लड़ने लगा, लेकिन उस मॉन्स्टर के शरीर पर गोलियों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। और तब जॉयल वहां से छुप गया, लेकिन उसके जूतों की आवाज से मॉन्स्टर फिर से उसके पास आ गया। और तब जॉयल ने उसके मुंह पर गोलियां मारकर उसे वहीं पर खत्म कर दिया। और वहां पर दूसरे मॉन्स्टर भी आ रहे थे। तब जॉयल और टेस दोनों ने मिलकर उनके सर को उड़ाकर उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया, जिसमें टेस के पैर में एक चोट लग गई थी। साथ ही एली के हाथ पर और एक घाव लगा था जो कि उसके पहले वाले घाव के पास ही था। फिर वो तीनों वहां से छत की तरफ आए और तीनों वहां से आगे बढ़कर नीचे आ गए। कुछ घंटों के सफर के बाद वो लोग फायरफ्लाई के कैंप के पास पहुंचे और जॉयल ने उनके ट्रक को देखा। तब उसने आकर ट्रक को खोला, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। वहां पर एली को काफी सारे खून के निशान पास के हॉल में जाते हुए दिखे। तब वो लोग हॉल में आए और वहां पर फायरफ्लाई की पूरी टीम मरी हुई थी। और तब वो लोग समझ गए कि उनमें से एक इन्फेक्टेड हुआ होगा और उसने पूरी टीम को ही खत्म कर दिया। तब टेस वहां पर रेडियो को ढूंढ रही थी और एली कहती है कि मैडलिन ने कहा था कि फायरफ्लाई की काफी सारी टीम वेस्ट की साइड जा रही है। और तब जॉयल कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा और हमें वापस घर जाना चाहिए। और तब टेस कहती है कि मैं वापस जाना नहीं चाहती और वैसे भी हमारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। और तब एली समझ गई कि टेस इन्फेक्टेड है। और तब टेस कहती है कि हाँ, और उसने अपने घाव को दिखाया जिसमें वो कुछ ही वक्त में मॉन्स्टर बनने वाली थी। और फिर उसने एली के घाव को जॉयल को दिखाया जो कि अब ठीक हो चुका था। और टेस कहती है कि जॉयल एली इम्यून है और इसी वजह से उससे इलाज बनाया जा सकता है और तुम्हें इसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें मैं मरने वाली हूँ और ये मेरी आखिरी इच्छा है जो कि तुम्हें कैसे भी पूरी करनी होगी और तुम्हें एली को इस जालिम दुनिया से बचाना होगा। जिसमें वहां पर एक आदमी मॉन्स्टर बनकर उठा और तब जॉयल ने उसे वहीं पर मार दिया। और तब उस आदमी ने अपने हाथ को जमीन से टच किया और उसके फंगस से दूसरी तरफ के मॉन्स्टर भी उठ गए और उन्हें भी वहां पर जॉयल के होने के बारे में पता चल गया। तब वो लोग जॉयल की तरफ भागने लगे और ये चीज वहां पर जॉयल ने भी देखी। तब वहां पर टेस ऑयल फेंक कर धमाका करने की तैयारी करने लगी और वो कहती है कि मैं इन मॉन्स्टर्स को रोक लूंगी और तुम दोनों प्लीज यहाँ से आगे बढ़ जाओ, जिसमें जॉयल तुम्हें कैसे भी मेरी इच्छा को पूरा करना होगा। तब जॉयल वहां पर हाँ बोलकर एली को लेकर निकलने लगा, जिसमें एली टेस के बिना जाने से काफी ज्यादा दुखी थी। फिर हॉल में काफी सारे मॉन्स्टर्स आकर आगे बढ़े। तब एक इन्फेक्टेड मॉन्स्टर ने टेस को वहां पर फील कर लिया और वो उसके पास आया और उसने टेस को फंगल किस किया और टेस ने उसके पीछे से लाइटर से आग जलाकर ऑयल में फेंक दिया और इस चीज से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसके बारे में बाहर जॉयल और एली को भी पता चला। तब वो दोनों टेस के मरने से काफी ज्यादा दुखी हुए और फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़े और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ।